नमस्कार मित्रों, डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की। लेकिन इससे पहले जो पिछला वीडियो अपना आया था जिसमें अपने बात की थी भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 1 में अपने कुल 4 आर्टिकल देखे थे, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक, जिसमें आर्टिकल 1 में भारत के परिचय की बात की गई थी, जबकि आर्टिकल 3 जो था उसमें नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख था। और इन सब की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 3 में उल्लेख था कि राष्ट्रपति सबसे पहले संबंधित राज्यों की विधानमंडल की राय जानने के लिए एक प्रस्ताव भेजेगा। उस प्रस्ताव के पश्चात संसद के किसी भी सदन में एक बिल लाया जाएगा और उसको दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके, उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही नए राज्य का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता। और अपने ये भी पढ़ा था आर्टिकल 4 में कि ये जो प्रक्रिया आर्टिकल 3 के तहत या आर्टिकल 2 के तहत जो प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 368 अर्थात संविधान संशोधन में शामिल नहीं मानी जाएगी। अब बात हो गई संविधान के लागू होने से पहले की। क्या भारत में शुरू से ही 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश थे? राज्यों के गठन को लेकर कौन कौन सी समितियां बनी? राज्यों को गठन के लेकर संविधान सभा ने कौन से प्रयास किए? और इन सब की बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग दो राष्ट्र बन गए और देसी रियासतें थी। उस समय करीब 552 देसी रियासतें थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सूझबूझ से लगभग सभी रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया। अब बात ये आई कि क्या भारत में नए राज्य का गठन हो, उसका आधार क्या रखें? भारत में राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाए, लेकिन इसका आधार क्या रखा जाए, इनको लेकर बहुत बड़ी बहस संविधान सभा में होने लगी। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र था 1946-47 का, इसमें कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस समस्या के निपटारे के लिए एक आयोग, एक कमीशन की नियुक्ति की और इस आयोग का नाम रखा गया एस.के. धर आयोग। आयोग का नाम था धर आयोग, धर आयोग। और यह धर आयोग बना था जून 1948 में। और इस धर आयोग की जो अध्यक्षता की थी, ये अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष थे एस.के. धर। इसी के नाम पर इस आयोग का नाम हो गया धर आयोग। धर आयोग से जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में सबसे पहली बात उन्होंने कही कि भारत में किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाए, लेकिन उसका आधार भाषा को नहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर भाषा को आधार बना दिया गया तो देश की एकता और अखंडता को नुकसान होगा। इससे क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना, इससे सांस्कृतिक जो नुकसान है वो भी होगा, वित्तीय आत्मनिर्भरता को भी नुकसान पहुंचेगा। इन सब की बातों को देखते हुए धर आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाए, लेकिन भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कही थी एस.के. धर आयोग, अर्थात धर आयोग ने जून 1948 में बनी समिति। इसकी समीक्षा के लिए, इस धर आयोग की समीक्षा के लिए अगला जो आयोग बना था वो था जे.वी.पी. आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, ध्यान में रखना। पहले अपने बात की थी धर आयोग की, दूसरा राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बना था वो था जे.वी.पी. आयोग। इस जे.वी.पी. आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 1948 में। और ये आयोग जो बना, ये धर आयोग ने जो रिपोर्ट, जो अनुशंसाएं दी, उनकी समीक्षा के लिए ही बनाया गया था। इस जे.वी.पी. आयोग का जैसा नाम है, 3 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें पहले पंडित जवाहरलाल
नेहरू। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। इनका काम था, इस जेवीपी आयोग का काम था कि जो धर आयोग या दर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है क्या वो सही है, उनकी क्या करना, समीक्षा करना। और जिसमें सबसे पहली बात थी कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। जब इस जेवीपी आयोग ने भी समीक्षा के पश्चात अपनी बात कही, इन्होंने भी ये कहा कि भारत में किसी भी राज्य का गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। केवल भाषा को आधार बनाकर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। अब ये बात थी 1948 की। उस समय बहुत सारे भारत से अलग क्षेत्रवाद की भावना को और ज़्यादा विस्तार से बढ़ गई थी। इनको देखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। क्यों? कारण देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कहा राज्यों का पुनर्गठन तो करेंगे लेकिन संविधान के लागू होने के पश्चात करेंगे। अब अपन बात करें संविधान, ध्यान में रखना दो आयोग, पहला राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला जो आयोग बना था वो था धर आयोग। जून 1948 में अध्यक्षता कर रहे थे एस.के. धर। इन्होंने एक मेजर बात ध्यान में रखनी है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा केवल भाषा को आधार बनाकर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस जो थी वो हमेशा से राज्य का गठन या पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की पक्ष में थी, क्योंकि होम रूल आंदोलन हो उसमें 1920 से लगाकर कांग्रेस हमेशा से कह रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाए। इसकी समीक्षा के लिए दूसरा जो आयोग बना वो आयोग था जेवीपी आयोग, दिसंबर 1948 में। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस जेवीपी आयोग ने भी कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन करना सही नहीं होगा, अर्थात जो बात धर आयोग ने कही उनकी समीक्षा अर्थात इनको सही माना। जब बात तय हो गई कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने एक और बात कही कि वर्तमान में देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का जो पुनर्गठन है इनको कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। संविधान के लागू होने के पश्चात अपन बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए। अब अपन बात करते हैं संविधान लागू होने के पश्चात। देखो जब 26 जनवरी, अब बात करें संविधान के बारे में। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और लागू होने के पश्चात पहली बात तो ध्यान में ये रखनी है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाएगा। संविधान में ये तो उल्लेख था कि नए राज्य का गठन किस प्रकार से किया जाए, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी, राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी, नए क्षेत्र को अर्जित करने के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन राज्य के पुनर्गठन के संबंध में आधार क्या रहेगा इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने एक काम किया, संविधान के अनुसार भारत में जो राज्य थे उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया? 4 श्रेणियों में, ए, बी, सी और डी। इनमें कुल 9 राज्य रखे गए। ए श्रेणी में कितने राज्य थे? 9 राज्य। बी श्रेणी में भी कितने राज्य रखे गए? 9 राज्य। सी श्रेणी में कितने राज्य रखे गए? 10 राज्य। और इसमें कितना राज्य रखा गया? डी श्रेणी में 1 राज्य। ए बी सी डी, जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं क, ख, ग और घ। अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कुल राज्यों की 4 श्रेणियां थी, जिसको अपन ए, बी, सी और डी में बांट सकते हैं। कुल राज्यों की बात करें तो 9 ए श्रेणी में थे, 9 बी श्रेणी में थे, 10 जो थे सी श्रेणी में थे और 1 जो था डी श्रेणी में था। अब बात करें कौन से ऐसे स्टेट होंगे जो ए श्रेणी में होंगे और कौन से ऐसे होंगे जो बी श्रेणी में होंगे। यहां जो क्षेत्र ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे, जो क्षेत्र किनके अधीन थे? ब्रिटिश प्रांतों के, सीधे ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे, उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी में रखा गया। और इनका जो प्रमुख था वह गवर्नर या राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। ए श्रेणी में पूछे कितने राज्य थे? 9 राज्य, जो सीधे ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे या ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाने जाते थे। और इनमें जो शासन संभालने का जो काम कर रहा था वो राज्यपाल या गवर्नर कर रहा था।
बात करें बी श्रेणी की, इसमें भी 9 राज्य थे और इस 9 राज्य में राजस्थान भी शामिल था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप कहोगे इनमें कौन शामिल था? इनमें जो बड़ी रियासतें थी, भारत की जो बड़ी रियासतें थी, इन बड़ी रियासतों को कौन सी श्रेणी में राज्य माना गया? बी श्रेणी में। और इनका जो प्रमुख था वो प्रमुख राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। देखना, पहला राज्यपाल, दूसरा राज प्रमुख। सी श्रेणी में कितने राज्य थे? 10 राज्य। और इन 10 राज्यों में एक तो जो छोटी रियासतें थी, कौन सी रियासतों को शामिल किया था? छोटी रियासतें। और इनके साथ में जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में। बात करें कौन कौन से? एक तो अपना दिल्ली था, दूसरा कुर्ग, और कुर्ग आपके पड़ता है कर्नाटक में। तीसरा जो था वो था बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान आपके पड़ता है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। और नंबर 4 पे एक राजस्थान में था अपने अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये आपके पड़ता था राजस्थान। 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ तो ये जो बलूचिस्तान क्षेत्र था ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और भारत में कितने चीफ कमिश्नर क्षेत्र रह गए? 3। इन तीनों को कौन से श्रेणी में शामिल किया गया? सी श्रेणी में। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा। अब अपन बात करें डी में। डी में केवल एक ही राज्य था जिसको अपन बोल सकते हैं अंडमान निकोबार। कौन सी ऐसी श्रेणी थी जिसमें एक ही स्टेट था? वो था डी श्रेणी। और एक स्टेट कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनका संविधान में भी उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 में जो था वो ए श्रेणी के संबंध में राज्यों का प्रशासन, भाग 7 में बी राज्य, भाग 8 में सी और भाग 9 में डी। ये व्यवस्था थी कब की? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब। 26 जनवरी 1950 को पूछे कि भारत में राज्य कितने थे, तो राज्यों की बात करें तो टोटल अपन काउंट कर सकते हैं 10, 9, 9 और 1, 4 श्रेणियों में अलग अलग बांटे गए थे। इनमें ब्रिटिश प्रांतों के अधीन जो सीधे क्षेत्र थे वो, इसमें बड़ी रियासतें, इसमें छोटी रियासतें प्लस चीफ कमिश्नरी। यहाँ क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में था, तो राजस्थान बी श्रेणी में था। और ये डी में एकमात्र स्टेट था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग थी वो मांग अभी भी बढ़ती जा रही थी। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए, उनका आधार क्या रखे, इनको लेकर संविधान में किसी भी प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं था। अब बात करें, एक राज्य था मद्रास। उस समय मद्रास राज्य था। इसमें 2 भाषी लोग रहते थे, एक तो तमिल और दूसरे जो लोग थे वो थे तेलुगु। 2 भाषी लोग थे, तमिल और तेलुगु। मद्रास में जो तमिल थे वो बहुसंख्यक थे। तमिल क्या थे? बहुसंख्यक। और ये तेलुगु थे, ये अल्पसंख्यक थे, तेलुगु भाषी लोग। इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मद्रास में जो है अपने अल्पसंख्यक की बात को नहीं सुना जा रहा है और अपना भी अलग स्टेट होना चाहिए, वो तेलुगु भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब जब मांग उठ रही थी तो उस समय एक आंदोलन छिड़ा और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पोटी श्री रामालू ने। पोटी श्री रामालू उस समय कांग्रेस विचारधारा के लोग थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। पोटी श्री रामालू ने मांग रखी कि मद्रास से अलग करके एक आंध्र प्रदेश या आंध्रा उस समय था, एक स्टेट बनाया जाए और इसमें तेलुगु भाषी लोगों को ही शामिल किया जाए और आधार केवल भाषा रखा जाए। और जब आंदोलन तेज हुआ, इन्होंने पोटी श्री रामालू ने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो गई। और जैसे ही पोटी श्री रामालू की मृत्यु हुई, आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। और जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 1953 में एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया। और वो स्टेट कौन सा? आंध्रा, जिसको अपन बोल सकते हैं आज आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछे कि भाषा के आधार पर भारत में बना पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार बना? तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन से स्टेट से अलग हुआ? मद्रास से।
और मद्रास में क्यों हुआ, कौन आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तो पोटी श्रीरामुलु। 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात आंदोलन, इनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन उग्र हो गया और सरकार को स्वीकार करना पड़ा और तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में पहला स्टेट भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन हुआ और नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश। जैसे ही सरकार ने इस एक की मांग को माना, अर्थात आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ, तो आंदोलन पूरे भारत में छिड़ गया कि अलग अलग मांग उठने लगी कि हमारा भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। एक बार इनको देख ले गया, अपन बात करेंगे उसके आगे की। जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश जैसे ही स्टेट बना तो पूरे देश में ये मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए और आधार भाषा ही रखा जाए, क्योंकि आपने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया। इन सबको देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति बनेगी जिसको बोलते हैं अपन फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और इसी का दूसरा नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। यह आयोग बना था 1953 में, एक बार ही बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। उससे पहले तो जो जेवीबी समिति बनी थी या जेवीबी आयोग या एसके धर आयोग वो अलग थे। क्वेश्चन पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, इसलिए इनको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस फजल अली आयोग में कुल 3 व्यक्ति शामिल थे। कितने व्यक्ति शामिल थे? 3 व्यक्ति शामिल थे। पहले का नाम था फजल अली, दूसरे थे आपके के.एम. पणिकर, और तीसरे जो थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। समीक्षा ये होनी थी, क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, या फिर राज्य का गठन अगर करें तो उनके आधार क्या क्या होने चाहिए। इन सब की बातों को लेकर आयोग बना राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। इस आयोग ने 1955 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो जो बातें कही जो आज भी लागू। इन्होंने पहली बात ये की कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। क्वेश्चन सीधा से आप पूछेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करने वाला कौन सा आयोग था, तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन क्या भाषा को आधार बनाकर, केवल भाषा को आधार बनाकर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है, तो फजल अली आयोग ने कहा बिल्कुल नहीं, केवल भाषा ही आधार नहीं होगी, इनके अलावा बहुत सारी और बातें शामिल हो तभी अपन नए राज्य का गठन करेंगे। अब इनसे पूछा गया और ऐसे कौन कौन सी बातें होगी जो राज्य के गठन के लिए आवश्यक होगी, तो इन्होंने कहा आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन तो करें, लेकिन इससे देश की एकता एवं देश की सुरक्षा को कोई नुकसान या कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि वित्तीय आत्मनिर्भरता, इसका भी क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए कि इस आधार को भी ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन किया जाए। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाषा को अपन आधार तो मान रहे हैं, लेकिन इनसे प्रशासनिक असुविधा नहीं हो, अर्थात प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए भी राज्य का गठन किया जाए, क्योंकि राज्य के गठन की मांग प्रशासनिक सुविधा को लेकर होती है, और प्रशासनिक सुविधा केवल भाषा को आधार मान ले करके राज्य का गठन कर लें तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक असुविधा की बात सामने आएगी और इसको लेकर सहमत नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य का गठन तो करें, लेकिन देश की एकता और अखंडता या देश की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो, वित्तीय आत्मनिर्भरता बनी रहे, प्रशासनिक सुविधा हो, अर्थात प्रशासनिक, और बात की कि इसे सांस्कृतिक विनाश न हो, अर्थात जो आपस में भाषा या संस्कृति है वो बनी रहनी चाहिए, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इन आधारों पर राज्य का गठन कर सकते हैं। इनके अलावा इन्होंने क्या कहा, आपके जो ये ए, बी और सी जैसे आपने संविधान में उल्लेख किए हैं, इन श्रेणियों को आप क्या करें, समाप्त कर दें। क्या कहा कि आपने जो स्टेट को अलग अलग बांट रखे हैं, 9, 9, 10 और 1, ए श्रेणी में 9, बी में 9, फिर सी में 10, फिर ए में, ये क्या है, इनको समाप्त कर दें और पूरे भारत में 14 तो क्या बना दें, राज्य, और 6 क्या बना दें, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश।
ये भी बात किसने कही थी? इस फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग ने कौन कौन सी बातें कही थी, इनके बारे में अपन बात करें। पहली बात फजल अली आयोग ने कही थी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा को ये आधार नहीं मानोगे। इस बात को भी आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ये जो राज्यों को लेकर जो श्रेणियां बनाई गई हैं ABCD, इनको आप क्या कर दोगे? समाप्त कर दोगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो 20 श्रेणी में जो राज प्रमुख है, इस राज प्रमुख के पद को भी आप क्या करोगे? समाप्त करोगे, और राज प्रमुख के स्थान पर सभी राज्यों में क्या होगा? राज्यपाल होगा। सभी राज्यों में क्या होगा? राज्यपाल होगा। यह भी बात किसने कही? इस फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग ने। 1 नवंबर, अपन बात करें 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इस रिपोर्ट को लागू करना था। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, और 1 नवंबर 1956 को जैसे ही ये लागू हुआ, और लागू होते ही सबसे पहली बात तो जो राज्यों की श्रेणियां थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, और भारत में कुल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश बन गए। अगली बात, ये जो राज प्रमुख का पद था ये भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। राज प्रमुख के स्थान पर नया पद सृजित किया गया, जिसको क्या कहा गया? राज्यपाल या गवर्नर का। सभी स्टेट में क्या होगा? राज्यपाल होगा। अब कहा गया ये संघ शासित प्रदेशों का क्या करेंगे? तो कहा संघ शासित प्रदेश राष्ट्रपति के अधीन होंगे, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर प्रशासक जो होगा वो शासन व्यवस्था को संभालेंगे। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से ऐसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जो 1 नवंबर 1956 को बने थे। अब जब 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उस समय ये 14 स्टेट थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 9 जो ए श्रेणी में शामिल थे उनको सीधे क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया। इनके अलावा 10वां आपके बन गया आंध्र प्रदेश 1953 में। इनके अलावा राजस्थान जो 20 श्रेणी में शामिल था, इनको किस में शामिल कर दिया गया? ए श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इनके अलावा केरल हो गया, मैसूर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और इन सबको भी शामिल करते हुए 9 और 5 14 क्या बना दिए गए? राज्य बना दिए, और 6 क्या रखे गए? केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा अमीन दीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप द्वीप समूह, फिर हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में मणिपुर और त्रिपुरा। ये बात कब की हो रही है? अपने 1 नवंबर 1956 को भारत में पूछे कितने राज्य थे? ये 14 राज्य थे, और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इनके पश्चात नए राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, फिर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब अपन बात करेंगे कि कैसे 14 राज्य से लगाकर आज 28 स्टेट बने, और केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 6 फिर 8 कैसे हुए, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे कि 15वां स्टेट कौन सा बना, और अंतिम जो है 28 29 से वापस 28 कैसे हुई। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, लेकिन राज्यों के गठन की मांग अभी भी लगातार जारी थी, क्योंकि इसके पश्चात जो 2 लगातार आयोग बने थे, और उन आयोगों ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में जैसे ही अपनी सिफारिशें दी, 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन को लागू किया गया, और कहा गया कि पहले तो जो राज्यों की श्रेणियां थी इनको समाप्त कर दिया गया, और कहा गया भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा कोई आधार नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात एक स्टेट था बम्बई। 1960 में जो गुजराती भाषी लोग थे उन्होंने कहा बम्बई को गुजरात से अलग कर दिया जाए, और गुजराती भाषी लोगों के लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए गुजरात, और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र स्टेट। अब लेकिन इनके साथ में जो बहुत सारे विद्वान थे उन्होंने कहा
कि जिस प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी है, उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसी प्रकार एक काम करते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई या मुंबई है, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लेकिन मराठी भाषी लोगों ने इनका विरोध किया और आमची मुंबई या आमची बम्बई के नाम से उसे में नारा दिया और कहा कि बम्बई को किसी भी कीमत पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने नहीं देंगे। अंत में मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात स्टेट बनाया गया। यानी 14 और 15वां जो स्टेट बना था वो कौन सा बना था? गुजरात। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन फ्रांसीसी और पुर्तगाली अभी भी भारत में थे। गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली और पुदुचेरी, जिसको वर्तमान पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम, करिकाल और माहे जैसे क्षेत्र अभी भी इनके अधीन थे। 1954 में जो ये दादरा एवं नागर हवेली क्षेत्र था, ये फ्रांसीसियों के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। इनको फ्रांसीसियों से आज़ाद करवा दिया गया 1954 में, लेकिन 1961 में इस दादरा एवं नागर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किनके अधीन था ये? फ्रांसीसियों के। अब बची बात गोवा और दमन एवं दीव। गोवा और दमन एवं दीव जो है ये पुर्तगालियों के अधीन थे। किनके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे। और 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा और दमन एवं दीव का भारत में विलय कर दिया गया था। लेकिन 1962 में गोवा और दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। एक क्षेत्र और थे जो पुदुचेरी, यनम, करिकाल, माहे और चंद्रनगर, ये जो क्षेत्र थे ये भी फ्रांसीसियों के अधीन थे। इनको भी 1954 में भारत में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इनको अभी तक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया था। 1962 में इन सबको मिलाकर पुदुचेरी या पांडिचेरी के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फर्क है, इनको समझना। देखो, राज्य की बात करें और संघ शासित प्रदेश की। राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे पहले विधानमंडल होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल नहीं होती है। विधानमंडल का मतलब विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है, लेकिन संघ शासित प्रदेशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब विधानमंडल है, इसका मतलब राज्य सूची के विषयों पर भी इन विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन संघ शासित प्रदेशों को यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तीसरी बात, जब विधानमंडल होगी इसका मतलब मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री होने के साथ में क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों में ऐसा प्रावधान नहीं था। जैसे ही पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया तो मांग उठने लगी कि पुदुचेरी में भी विधानमंडल का गठन किया जाए। इसके पश्चात में, क्योंकि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 240 में उल्लेख है, ये जो संघ शासित प्रदेश है, ये संघ शासित प्रदेश सीधे राष्ट्रपति के अधीन होंगे और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक इन संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को संभालेगा। अब मांग उठी कि पुदुचेरी में भी विधानमंडल का गठन किया जाए। इसके पश्चात 16वें संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी में प्रथम बार विधानमंडल का गठन अर्थात विधानसभा का गठन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। पुदुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें विधानमंडल का गठन या विधानसभा का गठन किया गया। अब बात करें 1963 की, और 1963 में नागालैंड को भी भारत का राज्य बना दिया गया। अब 1966 में पंजाबी जो भाषी लोग थे, इन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी जो लोग हैं इनको हमारे से अलग करके एक स्टेट बना दिया जाए हरियाणा के नाम से। अंततः 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन एक क्षेत्र था चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब भी लेने के पक्ष में था और हरियाणा भी। अंत में समझौता हुआ, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को रखा गया। इसी दौरान क्या हुआ था, कुछ क्षेत्र जो था वो पंजाब का किसको मिल गया था? हिमाचल प्रदेश को। जैसे ही हिमाचल प्रदेश को कुछ हिस्सा मिला तो हिमाचल प्रदेश की भूभाग जो है उसमें थोड़ा दायरा बढ़ा। इन्होंने भी मांग की कि हमारे को भी जो पहले अपन यूनियन टेरिटरी थे इसको हटाकर क्या बनाया जाए? राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 6 जो यूनियन टेरिटरी थे उसमें शामिल था। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर क्या बना दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया गया।
जैसे ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला तो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने भी मांग की कि हमें भी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। पहले मणिपुर और त्रिपुरा को तो राज्य बना दिया गया, लेकिन मेघालय के संबंध में एक दिक्कत थी। मेघालय को पहले उप राज्य का दर्जा दिया गया और इसके पश्चात जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब 1975 की बात करें तो 1975 में सिक्किम में सोंग्याल शासन था और सिक्किम भारत में शामिल नहीं था। इनके लिए क्या हुआ था, एक संविधान संशोधन किया था। वो संविधान संशोधन था 35वां संविधान संशोधन 1975 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और सिक्किम को सहराज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। आप कहोगे ये सहराज्य क्या होता है? सहराज्य का मतलब आंतरिक मामलों में केंद्र किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिक्किम को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, लेकिन रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों में ये सारे के सारे केंद्र के अधीन होंगे और सिक्किम को कौन सा राज्य बना दिया गया? सहराज्य। और नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी सहराज्य का उल्लेख नहीं था। इनके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य हो गया और सहराज्य के लिए नया आर्टिकल जोड़ा 2A। थोड़ी सी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, जहां कहीं पे आपको कैपिटल ABCD इस वर्णमाला मिले, इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि मूल संविधान की बात नहीं हो रही है, इनको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे ही सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला तो वहां के लोगों ने कहा कि सहराज्य नहीं, हम तो भारत में पूरी तरीके से शामिल होने के इच्छुक हैं। इनके पश्चात सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने कहा कि हम तो भारत में शामिल होने के इच्छुक हैं। इसके लिए क्या किया गया, बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही कर दिया गया और इस आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को सहराज्य से हटाकर भारत का पूरी तरीके से अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। बात हो गई 1975 की। पूर्वोत्तर के कुछ स्टेट और भी थे जो एक तरफ तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे, जैसे गोवा। यहां भी मांग उठने लगी कि हमारे को भी क्या किया जाए, राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 नए राज्य बना दिए गए और इस प्रकार राज्यों की संख्या भारत में कितनी हो गई? 25। ध्यान में रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गोवा क्रम से भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां। बात करें सन 2000 की, 2000 में राज्यों के गठन की मांग फिर से उठने लगी और 3 नए स्टेट बनाए गए। मध्य प्रदेश से अलग करके एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल के नाम से नया स्टेट बनाया गया, जिसका 2006 में नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड किया गया। और बिहार से अलग करके एक नया स्टेट झारखंड बनाया गया। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। बात कब की हो गई? सन 2000 की। इनके पश्चात क्या हुआ? सन 2014 आंध्र प्रदेश के विभाजन की बात आई और आंध्र प्रदेश की विभाजन में कहा गया कि आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को एक नया स्टेट बना दिया जाए। एक आर्टिकल 3 में यह भी अपने पढ़ा था कि किसी भी नए राज्य के गठन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो होता है उस राज्य की विधानमंडल से ये राय लेता है कि क्या हमें आपके स्टेट का विभाजन करना चाहिए या नहीं। चूंकि आपने ये भी पढ़ा था कि इस विधानमंडल द्वारा दी गई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता है और इसके संबंध में समय सीमा का निर्धारण भी किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश की विधानमंडल में भेजा तो वहां से स्पष्ट रूप से कहा गया कि आंध्र प्रदेश का विभाजन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये केंद्र के पास अधिकार है कि वो वहां की विधानमंडल की राय को बिना माने हुए भी राज्य का गठन कर सकता है। इसके पश्चात में 2014 में एक समिति का गठन किया था, BN कृष्णा समिति। BN कृष्णा समिति किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधित है। BN कृष्णा समिति ने कहा था कि आंध्र प्रदेश को अलग करके, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, लेकिन जो हैदराबाद है इस हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन बाद में इन BN कृष्णा समिति की बात को तो माना गया, लेकिन हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया और कहा गया कि हैदराबाद जो है 10 वर्ष तक दोनों की संयुक्त राजधानी होगी और 10 वर्ष के पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। और 2 जून 2014 को भारत का 29वां स्टेट तेलंगाना के रूप में बना। तेलंगाना में भी विधानमंडल और यहाँ तक कि विधान परिषद मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन हुआ। अब इसके पश्चात बात करें 2019 की। 2019 में जम्मू कश्मीर जो एक भारत का राज्य था, इसका विभाजन किया गया। विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें विधानसभा का गठन किया गया और लद्दाख में विधानसभा का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार भारत में कुल 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको भी आपस में मिला लिया गया और मिलाने के पश्चात एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा और अपन बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि संविधान में मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल का प्रावधान नहीं था। जब विधानमंडल ही नहीं थी तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। और यहाँ तक कि जब विधानसभा ही नहीं थी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही पुदुचेरी या पांडिचेरी में विधानसभा का गठन हुआ तो दिल्ली जो थी केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें भी मांग उठने लगी कि दिल्ली में भी विधानमंडल या विधानमंडल का गठन किया जाए। फिर बाद में 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में भी विधानसभा का गठन किया गया। जैसे ही विधानसभा का गठन हुआ, इसका मतलब वहाँ की राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति दिल्ली की विधानसभा को मिल गई। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, चूंकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को प्राप्त होगी, लेकिन पुलिस केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी और भूमि संबंधी पुलिस जिसको वो लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी कानून भी किन के अधीन रहेंगे, केंद्र के अधीन रहेंगे, जबकि राज्य में ये राज्य की विधानमंडल के अधीन होते हैं। जैसे ही दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन हुआ तो मांग ये भी उठने लगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी इनको भाग लेने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद में 70वां संविधान 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। इनके संबंध में भारतीय संविधान कायम में 240 में तो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के अधीन होंगे और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक वहां पर अपना कार्य संभालेगा या प्रशासन की जिम्मेवारी उनकी होगी। आज अपने पढ़ा था कि किस प्रकार भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले 11 प्रांत जिसको अपन स्टेट और 6 उच्चायुक्त थे, उसके पश्चात किस प्रकार राज्यों के गठन की मांग उठी। एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इनकी समीक्षा के लिए जेवीपी आयोग का गठन किया। उन्होंने भी कहा कि भाषा को आधार बनाकर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल राज्य के गठन की कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके पश्चात भी राज्य के गठन की मांग लगातार आ रही थी, तो इनके पश्चात क्या किया, ये भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। लेकिन इनके संबंध में आपको ये भी ध्यान में रखना है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको अपन फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं, उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ में वहाँ की संस्कृति को किसी प्रकार का विनाश नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा को भी देखा जाएगा। इसके पश्चात राज्य का गठन किया जाएगा।